तो हम लोग स्टार्ट करें आज की क्लास। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को समझने से पहले हम लोग अभी तक जो जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं इस चैप्टर में वो सारे फॉर्मूलाज एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वो फॉर्मूला क्या था? Q इज इक्वल टू N इंटू E। टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये था सबसे पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला जो था इस चैप्टर का वो था V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये सेकंड फॉर्मूला था, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। थर्ड फॉर्मूला जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था वो था I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तीसरा फॉर्मूला जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितनी चार्ज फ्लो करेगी उसको हमने बोला था करंट। फोर्थ फॉर्मूला V इज इक्वल टू I इंटू R, जिसको हमने ओम्स लॉ से डिराइव किया था, V इज इक्वल टू I R। फिफ्थ फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, जहां से हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किए थे दैट वाज रेजिस्टिविटी। सिक्स्थ फॉर्मूला में हम आए थे जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज R1 प्लस R2 प्लस R3। सारे सीरीज कॉम्बिनेशन वाले रेजिस्टेंस को हम डायरेक्टली ऐड करते हैं। अगर रेजिस्टेंसेस सिमिलर हो तो वैसी केस में रेजिस्टेंस हो जाता है N इंटू R। ये किस केस में? अगर सिमिलर रेजिस्टेंसेज हो, सेम रेजिस्टेंसेज हो तो वैसी केस में N इंटू R। सेवंथ फॉर्मूला जो हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा है वो है 1 बाय रेजिस्टेंस टोटल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये टोटल रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इसी में सिमिलर रेजिस्टेंसेज हो तो Rp इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय N। यहाँ पे N जो था दैट वाज नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज, R डिवाइडेड बाय N। अगर दो रेजिस्टेंसेज हो तो वैसी केस में रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ये तीसरा फॉर्मूला था इसी का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो रेजिस्टेंसेज हो, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो रेजिस्टेंसेज हो तो वहां के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? वहां के लिए हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इतने फॉर्मूलाज अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़े। अब जो हम लोग समझने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग पहले जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक वर्ड का सिंपल सा मतलब अगर हम निकालें तो इसका मतलब चार्ज ही होता है। अब वो चार्ज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो, प्रोटॉन के फॉर्म में हो, चाहे वो कैटायन हो, एनायन हो, अल्फा पार्टिकल हो, बीटा पार्टिकल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चार्ज, चाहे इलेक्ट्रॉन हो जाए, प्रोटॉन हो, एनायन हो, कैटायन हो जाए, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, कोई भी हो, अगर वो मूव कर रही है तो वहां पे चार्ज मूव कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक, जिसको कि हम सिंपल एक वेग लैंग्वेज में अगर बोले तो हम ये बोल सकते हैं चार्ज की मूवमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं।
अब ये जो टर्म है पावर, पावर के बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्लास 9th में जो हमने पावर पढ़ा था वो पावर थोड़ा अलग था। उस पावर का अगर आप याद करो, क्लास 9th में जो पावर पढ़ा था वो पावर मैकेनिक्स के टर्म में था। मैकेनिक्स के टर्म में मतलब जहां पे मशीन की वर्क हो रही थी, जहां पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे। तो जब पावर की बात कर रहे थे वहां पे, तो हम लोग चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे। जो वर्क डन वहां पे था वो वहां पे काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करने में काम आ रहा था, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करने में काम आ रहा था। वर्क डन एक सेकंड में जो वर्क डन थी, या एक सेकंड में जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही थी, एक सेकंड में जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही थी, उसी एक सेकंड की वर्क डन को हमने पावर बोला था। जो हम पावर पढ़ रहे हैं वो हमें किस टर्म में पढ़ना है? चार्ज के टर्म। वहां पे तो हम मशीन की बात कर रहे थे, यहां पे हम किसकी बात करेंगे? चार्ज के बारे में बात करेंगे। जब चार्ज किसी जगह से पास होती है, चार्ज जब किसी रेजिस्टेंस से पास होती है, किसी भी जगह पे पास होती है, तो वहां पे जो वर्क डन होगा, चार्ज जो वर्क करेगा या जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वर्क करने के लिए एक सेकंड में, कोई भी चार्ज, ये जितने भी चार्ज लिखे हुए हैं यहाँ पे, कोई भी चार्ज एक सेकंड में जितना वर्क करेगा या जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वर्क करने के लिए, एक सेकंड में जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, चाहे वो हीट एनर्जी के फॉर्म में हो, जैसे गीजर में होता है, टोस्टर में होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में होता है, माइक्रोवेव ओवन में होता है, चाहे वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में हो, जैसे ट्यूबलाइट के फॉर्म में होता है, बल्ब के फॉर्म में होता है, चाहे वो मैकेनिक्स के, यहां पे भी मैकेनिक्स के टर्म में आ जाए, जैसे कि फैन के टर्म में हो, फैन की जो वर्क डन होती है, फैन जब रोटेट करता है तो काइनेटिक एनर्जी होती है, वहां पे जो वर्क डन है, जो चार्ज एक सेकंड में जो वर्क डन करेगा, अब उस वर्क डन करने के लिए वो बराबर अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम करेगा। कोई भी वर्क डन उतना ही होता है जितना वो एनर्जी कंज्यूम करता है। एनर्जी कंजम्पशन और वर्क डन हमेशा बराबर होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में यही तो बताया गया था, उतना ही वर्क डन होगा जितना हम एनर्जी उसको सप्लाई करेंगे। तो यहां पे भी वही बात है। तो यहां पे भी अगर हम पावर की बात करें, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही था ना पावर की डेफिनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर, या फिर हम इसको बोले वर्क डन, या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड, इसी को हमने बोला था ना पावर। देखो दोनों में से चाहे आप ऐसे डिफाइन करो, वर्क डन जो कि एनर्जी कंजम्पशन के बराबर में होती है, वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड, कितनी वर्क डन हो रही है या कितनी एनर्जी कंजम्पशन हो रही है 1 सेकंड में, या फिर कितना वर्क डन हो रहा है 1 सेकंड में, उसी को हमने बोला था मैकेनिकल पावर, जहां पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे। यहां के टर्म में अब हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, मतलब चार्ज जो काम करेगी 1 सेकंड में, ठीक है, वो 1 सेकंड की जो इलेक्ट्रिक वर्क डन होगी, चार्ज की जो वर्क डन होगी, चार्ज जो काम करेगा 1 सेकंड में, वही वर्क डन क्या हो जाएगा? वही वर्क डन यहाँ पे पावर होगा। लेकिन अब चूंकि चार्ज की बात कर रहे हैं तो वही पावर किस पावर के फॉर्म में आ जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर। पावर की जो फॉर्मूला हमने बताया था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। तो पावर तो वही है ना, पावर तो वही है, कोई अलग चीज तो है नहीं। यहाँ पे बस वहां पे मैकेनिकल पावर था, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर है, तो पावर का फॉर्मूला तो हमेशा एक ही रहेगा। तो पावर का फॉर्मूला वही है, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये हमने मैकेनिक्स के टर्म में यूज किया था। यहाँ पे वर्क डन जो था वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में था, या वर्क डन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में था। याद आ रहा है ना? अब हम इसी वर्क डन को, इसी फॉर्मूला को हम इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन मैंने बोला था, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ये फॉर्मूला हमने क्लास 9th से
पढ़ रखा है। अब इसी फॉर्मूला को, ये जो मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। यहां पे देखिए ये रहा वर्क डन इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में, ठीक है। तो अब इस V इज इक्वल टू W अपॉन Q, अब इस W को हम यहां पे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू V इंटू Q, लिख सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू W की जगह पे V इंटू Q डिवाइडेड बाय T। यहां पे पावर अब मैकेनिक्स के टर्म में नहीं रहा, ये पावर किस टर्म में आ गया? वोल्टेज के टर्म में, चार्ज के टर्म में और टाइम के टर्म में, ठीक है। अब आप देखो यहां पे Q डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू क्या है? Q डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू आपको दिख रहा है I। तो P इज इक्वल टू V इंटू Q डिवाइडेड बाय T की जगह हमने क्या लिख दिया? I। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला बन गया पावर का, और ये पावर का जो फॉर्मूला नया बना है वो किसके टर्म में है? वोल्टेज और करंट के टर्म में है। अब जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में या किसी भी जगह पे गिवन हो, क्या गिवन हो? वोल्टेज, चार्ज और टाइम, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में वोल्टेज और करंट दे रखा हो तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर लो, P इज इक्वल टू V इंटू I। अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें V गिवन ही नहीं है, V है ही नहीं क्वेश्चन, तो V जब क्वेश्चन में है ही नहीं तो V को यहां से रिप्लेस कर लो। ये देखो फॉर्मूला आपके पास है, V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला आपके पास है, तो P इज इक्वल टू V की जगह पे हमने क्या लिख लिया? IR, है ना। ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला ओम्स लॉ, I इंटू R इंटू I, तो क्या बन गया फॉर्मूला? I स्क्वायर R। ये बन गया आपके पास नया फॉर्मूला पावर का। किस कंडीशन में इस फॉर्मूला को यूज करोगे? जब आपको क्या क्या गिवन हो? जब आपको गिवन हो करंट और रेजिस्टेंस, तो इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिए। मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें आपको करंट ही नहीं गिवन है, यहां से क्या करो? करंट को हटा लो, कोई भी फॉर्मूला आप यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, जहां मर्जी, यहां से करंट हटा लो, यहां से करंट हटा लो, जहां से मर्जी वहां से करंट हटाओ। कैसे हटाओगे? देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V डिवाइडेड बाय R हो जाएगा ना। देखो यहां से ओम्स लॉ के फॉर्मूला से I इज इक्वल टू V बाय R। अब जहां पे भी मर्जी आप यहां पे पुट करना चाहो यहां रख दो, यहां पुट करना चाहो यहां रख दो, तो P इज इक्वल टू V यहां पे हम रख लेते हैं, इस वाले जगह पे आसान होगा। V इंटू I की जगह पे क्या रख दिया? I की जगह पे हमने रख दिया V डिवाइडेड बाय R। क्या फॉर्मूला बन गया आपके पास पावर का? V स्क्वायर बाई R। ये बन गया एक पावर का नया फॉर्मूला। और देखिए तो ये फॉर्मूला आप किस कंडीशन में यूज करोगे? जब आपको क्या क्या गिवन हो? V गिवन हो और R गिवन हो। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। कब यूज कर सकते हो? जब आपके पास वर्क डन हो और टाइम हो, तो डायरेक्ट यहां से पावर आ जाएगी। जितने जगह पे भी आप देख रहे हो यहाँ पे पावर के जो 5 फॉर्मूला हैं, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 5, 5 फॉर्मूला। क्या इसको रटना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि पावर है क्या। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। अब वहां पे वर्क डन को हम चेंज करते चले गए, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q, तो V इंटू Q पुट किया तो V इंटू Q डिवाइडेड बाय T, आपके पास नया फॉर्मूला आ गया। अब Q डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू I होता है, Q डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू I होता है, तो आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया V इंटू I। अब V को हमने यहां से रिप्लेस कर दिया, V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो V के लिए IR लिख दिया तो हमारे पास I स्क्वायर R आ गया। ये आ गया आपके पास नया फॉर्मूला। अगर कहीं पे क्वेश्चन में I नहीं गिवन है तो I इक्वल टू V बाय R यहाँ पे पुट कर दिया तो आपके पास नया फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर बाय R। फॉर्मूला रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कितने फॉर्मूला रटोगे। अब यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे तो एक नया फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हो। देखो तो Q इज इक्वल टू N इंटू E, तो अब इस Q की जगह पे आप नया फॉर्मूला बना लो, Q इज इक्वल टू N इंटू E, तो क्या हो जाएगा V इंटू N इंटू E डिवाइडेड बाय T, नया फॉर्मूला बन गया। तो कितने फॉर्मूला रटोगे? फॉर्मूला रटना कभी सॉल्यूशन नहीं है, फॉर्मूला रटना कभी उपाय नहीं है। आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, कहां से आया है,
अगर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला को चेंज करना समझिए, किस तरह से चेंज किया जाएगा, ठीक है। बाकी पावर वही है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यहां पे रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, बस सिंपल इतना ही है पावर। बोलोगे तो और फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे कैसे बन जाएगा, देखो R इजिकल टू रो R L बाई A, एक नया फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, यहाँ पे R की जगह पे रो L बाई A, यहाँ पे पुट करेंगे एक नया फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे पुट करेंगे एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए तो आप कितने सारे फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, फॉर्मूला क्रिएट करना पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई क्या है, कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क एक लाइन का कॉन्सेप्ट है पावर का, बस आप अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज करते जाइए, जैसी आपकी नीड है वैसी आप उसको चेंज करते चले जाइए। तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो है ये बताया वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, W से डिनोट करेंगे इसको, तो पावर इज वॉट which is equal to work done is joule divided by time is second, watt is joule per second, ठीक है, this is power joule per second। तो अगर हम यहां से 1 watt को डिफाइन करें तो 1 watt पावर कब होगी, if 1 joule of energy is consumed in 1 second of the time for doing any of the electric work। किसी भी इलेक्ट्रिक वर्क को करने के लिए अगर 1 सेकंड में 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है, कोई भी इलेक्ट्रिक वर्क करने के लिए, चाहे वो ट्यूबलाइट को लाइट इमिट करना हो, चाहे वो फैन को रोटेट करना हो, चाहे वो एसी को काम करना हो, चाहे वो माइक्रोवेव ओवन को काम करना हो, किसी को भी अगर 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है वो, तो पावर उसकी कितनी बोली जाएगी, 1 वॉट। कैसे डिफाइन करेंगे 1 वॉट, पावर इज सेड टू बी 1 वॉट इफ 1 जूल ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड ऑफ द टाइम, दैट इज कॉल्ड ए पावर। अगर मान लो कोई अप्लायंस, सपोज करो कोई एक बल्ब है और इस बल्ब पे लिखा है 10 वॉट, अब इस 10 वॉट का मतलब क्या है, बल्ब पे 10 वॉट लिखने का मतलब है कि दैट बल्ब while glowing will consume 10 joule of energy in 1 second of the time, of energy in 1 second of the time, ठीक है, तो that will consume 2000 joule of energy in 1 second of the time, ठीक है। मान लो कोई फैन है और उस फैन पे लिखा है 500 वॉट, तो 500 वॉट का मतलब क्या हुआ, that fan while working will consume 500 joule of energy in 1 second of the time, तभी उसकी जो है पावर रेटिंग क्या हो जाएगी, 500 वॉट हो जाएगी। 1000 वॉट का है, तो 1000 वॉट का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि दैट विल कंज्यूम 1000 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकंड ऑफ द टाइम, यही मतलब हुआ ना इसका, कि दैट विल बी कंज्यूमिंग 1000 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकंड ऑफ द टाइम, यही मतलब हुआ इसका। अब देखिए 1000 इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 किलो, 1000 को 1 किलो भी बोलते हैं ना, जैसे 1000 मीटर इज 1 किलोमीटर, 1000 ग्राम इज 1 किलोग्राम, तो 1000 का मतलब किलो होता है, 1000 को हम लोग डिनोट करते हैं किलो से, 1000 को ही डिनोट करेंगे ना किलो से। तो अगर कहीं पे 1000 वॉट लिखा है, जैसे अगर मान लो आपसे पूछा जाता है कि ग्राम किस चीज का यूनिट है, क्या बोलो, मास का, और किलोग्राम किस चीज का यूनिट है, वो भी मास का, मीटर किस चीज का यूनिट है, डिस्टेंस का, तो किलोमीटर किस चीज का यूनिट है, वो भी डिस्टेंस का, 1000 मीटर ही तो किलोमीटर होगा। वॉट किस चीज का यूनिट है, पावर का, किलोवाट किस चीज का यूनिट है, वो भी तो पावर का ही होगा। तो जब हम 1 किलोवाट की बात करते हैं तो दैट इज आल्सो द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। तो 1 किलोवाट, 1000 वॉट को हम 1 किलोवाट भी बोल सकते हैं,
मतलब तो वही हुआ ना, यही मतलब हुआ 1000 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड ऑफ द टाइम। अब इस 1 किलोवाट को 1 kW भी बोल सकते हैं, है ना। आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। जैसे किलोग्राम को केजी लिखते हैं, किलोमीटर को केएम लिखते हैं, वैसे किलोवाट को केडब्ल्यू लिखेंगे। तो 1 किलोवाट का मतलब क्या, 1 किलोवाट का मतलब 1000 जूल ऑफ एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज 1 किलोवाट। क्वेश्चन लिखें, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 volt power supply. If the current is 0.5 ampere, find the power of bulb. Find the power of bulb. वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, करंट की वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पियर, पूछा है पावर कितना होगा यहाँ पे, ठीक है। पावर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करें पावर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, देखिए V और I गिवन है, पावर का फॉर्मूला यूज कीजिए, P इज इक्वल टू V इंटू I, सीधा फॉर्मूला यूज कीजिए। वोल्टेज 220, करंट दे रखा है 0.5, मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 110 वॉट। तो पावर यहाँ पे कितना हो गया, 110 वॉट हो गया, ठीक है। ये हो गया पावर। जैसे कहीं पे लिखा होता है पावर रेटिंग, अगर किसी जगह पे पावर रेटिंग लिखा है, जैसे लिखा है 100 वॉट एट 220 वोल्ट, तो इसका मतलब हुआ 100 वॉट 220 वोल्ट का मतलब 220 वोल्ट पे जब ऑपरेट होगा तब ये 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा इन 1 सेकंड, ठीक है। ये पावर रेटिंग का मतलब होता है। अगर मान लीजिए कोई अप्लायंस पे लिखा है पावर रेटिंग, उसका पावर रेटिंग बोला गया कि 500 वॉट है, तो 500 वॉट का मतलब क्या है, 500 वॉट एट 220 वोल्ट, मतलब इस 220 वोल्ट पे जब ऑपरेट होगा तब ये 500 वॉट कंज्यूम करेगा। अगर मान लीजिए वोल्टेज अलग है तो फिर ये 500 वॉट नहीं होगा, तब फिर वहां पे जो है अलग वॉटेज होगी उसकी, ठीक है। तो इतने वोल्ट पे इसकी पावर इतनी होगी, ठीक है। पावर रेटिंग मतलब जिस वोल्ट पे हम बात कर रहे हैं, अगर 220 वोल्ट पे बात कर रहे हैं तो फिर वो 500 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा इन 1 सेकंड। अलग वोल्टेज होगी तो फिर पावर उसकी अलग हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन लिखें, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, फाइंड इट्स पावर व्हेन इट विल बी ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। अब उसी बल्ब को हम 110 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं, अब उसकी पावर कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों ने, जितने बच्चे ने हैंड रेज किया था, सारे बच्चे जिन्होंने आंसर किया है, जिनका आंसर 25 है, 25 इज द करेक्ट आंसर, 50 इसका आंसर नहीं है, 25 करेक्ट आंसर है। क्यों? देखो, आपने जिस बच्चों ने 50 किया वो बच्चे गलत कैसे किए, सुनिए ध्यान से। आपने क्या किया, सीधा वहां पे क्या बोला, वोल्टेज हाफ हो रहा है तो पावर भी हाफ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप वहां पे क्या बोल रहे हो कि वोल्टेज हाफ होने से सीधा पावर हाफ हो जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप एक चीज सोचो कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। जब वोल्टेज को हाफ करोगे तो वहां पे करंट भी तो हाफ होगा, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, देखो V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे मिस कर गए? जिन बच्चों ने 50 किया वो बच्चे ये कॉन्सेप्ट मिस कर गया। इसलिए मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट को यूज करो, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो वोल्टेज के चेंज होने से करंट भी चेंज होगा। तो आप वो फॉर्मूला तो यूज ही नहीं कर सकते जिसमें कि करंट हो, या अगर करोगे भी तो पहले आपको करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप उस फॉर्मूला पे जा सकते हो। आप अच्छा है कि वो फॉर्मूला यूज मत करो जिसमें कि करंट हो, सीधा आप किस फॉर्मूला पे आ जाओ जहां पे करंट हो ही ना। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि यहाँ पे वोल्टेज और पावर को यूज करके पहले रेजिस्टेंस उसका कैलकुलेट कर लीजिए और उस रेजिस्टेंस को यहाँ पुट कर दो। चलो पुट करते हैं, यहाँ पे पहले फॉर्मूला निकालते हैं। P इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाय R, तो P 100 है इज इक्वल टू V स्क्वायर, दैट इज 220 इंटू 220 अपॉन R,
तो R की वैल्यू क्या आ गई 220 इंटू 220 अपॉन 100, ये और ये कैंसिल, तो R की वैल्यू 22 इंटू 22 484 ओम आ गया। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया 484 ओम। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस तो चेंज होता नहीं है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता ना, क्योंकि रेजिस्टेंस तो उसका इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिससे वायर से बना है, जो इस अप्लायंस से बना है, वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी, वो तो चेंज नहीं हो सकती, तो रेजिस्टेंस इसका वही कांस्टेंट रह जाएगा। तो अब आप इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे 484 ओम जो उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस है उसको आप यहाँ पे यूज करो। तो P इजिकल टू वी स्क्वायर बाय आर, अब R की वैल्यू वी स्क्वायर बाय P, तो वी स्क्वायर 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय P। R की वैल्यू आपको 484 गिवन है, 484 यहाँ पे पुट करो, तो पावर इजिकल टू क्या हो गया 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 484। अब इसको डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 25 वॉट। और भी तरीके हो सकते हैं, आप पहले वहां पे करंट निकालो फिर उसके बाद का पुट करो, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। तो आप हमेशा ये याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में रेजिस्टेंस को कांस्टेंट होता ही है, रेजिस्टेंस को आप निकाल के यहाँ पुट कर दो, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग, several electric bulbs are designed to be used on a 220 volt electric power supply line. If the power rating of each bulb is 10 watt at 220 volt, maximum current in the circuit is 5 ampere. Find number of bulbs that can be connected in parallel combination. मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे बल्ब्स हैं, मान लो यहाँ पे एक बल्ब है, दूसरा बल्ब है, तीसरा बल्ब है, इसी तरह से यहाँ पे n नंबर ऑफ बल्ब्स लगे हुए हैं, n नंबर ऑफ बल्ब्स यहाँ पे लगे हुए हैं। कितने नंबर ऑफ बल्ब हैं यही हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 220 वोल्ट की पावर सप्लाई है, 220 वोल्ट की। मैक्सिमम करंट जो इस सर्किट में पास हो सकती है वो है 5 एम्पियर की। हर एक बल्ब की पावर रेटिंग दी हुई है 10 वॉट एट 220 वोल्ट, ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बल्ब्स यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बल्ब्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। एक मैं आपको छोटा सा क्लू दे देता हूं, सुन लो, ध्यान से सुनो। अगर आप यहां से एक बल्ब की करंट निकाल लो, सपोज करो एक बल्ब की करंट x है, मान लो, तो ये जो 5 एम्पियर की करंट ये यहां पे आ रही है इस पॉइंट पे, यही 5 एम्पियर की करंट इसमें 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 डिवाइड हो। समझ में आ रही बात? ये अगर आप एक बल्ब की करंट निकाल लो तो ये जो 5 एम्पियर की करंट है ये टोटल करंट हो गया, ये हो गया टोटल करंट, यही टोटल करंट इस हर एक n नंबर ऑफ द बल्ब्स में डिवाइड होगी। कहने का मतलब x जो कि एक बल्ब का करंट है इनटू n नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। मैंने क्लू दे दिया, अब आप आराम से कर सकते हो, इसको थोड़ा भी सोचोगे तो आराम से निकल जाएगा। कैसे सही है देखिए, मैंने आपको बताया करंट ऑफ वन बल्ब निकालिए। कैसे निकालोगे करंट ऑफ वन बल्ब? आपको एक बल्ब का पावर दे रखा है 10 वॉट, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, तो I निकाल लो। यहां से फॉर्मूला क्या है, P इजिकल टू V इंटू आई। I इजिकल टू क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाय V हो जाएगा। तो P कितना है 10 बाय 220, ये कट के कितना आ गया, I इजिकल टू 1 बाय 22 एम्पियर। ये एक बल्ब का पावर हो गया, एक बल्ब का करंट हो गया ना, एक बल्ब का करंट। आप और भी तरीके से निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसी इसी फॉर्मूला से निकालो, इसी तरीका से निकालो। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं। एक बल्ब का पहले करंट निकाल लो, एक बल्ब का करंट कितना आ गया, तो एक बल्ब का करंट आ गया 1 डिवाइडेड बाय 22 एम्पियर, ये आ गया एक बल्ब का करंट, ठीक है।
1/22 एम्पियर हो गया। तो अब यहाँ पे एक बल्ब का करंट इज 1/22 इंटू n इज इक्वल टू 5। n की वैल्यू देखो 22 इंटू 5, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 110 बल्ब्स। ठीक है, एक बल्ब का करंट निकालिए P इज इक्वल टू V इंटू I से, और यहाँ पे I की वैल्यू आ गई 1/22। एक बल्ब का करंट आपको पता है 1/22। अब यही 5 एम्पियर 1/22 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर पार्ट में डिवाइड होगा। एक बल्ब का करंट 1/22 इंटू नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल टू 5। n की वैल्यू कितनी आ गई 110 बल्ब्स। ठीक है, तो ये हो गया ये क्वेश्चन।